दोस्तों, जब हम हमारे देश की समस्याओं की बात करते हैं तो उनमें से एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति पर पड़ता है, और वो समस्या है महंगाई। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे देश में महंगाई का क्या दौर चल रहा है, और फिर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर महंगाई बाकी देशों को कैसे प्रभावित कर रही है। तो महंगाई को हम इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन की टर्म में बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। जब हमारे देश में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लग जाता है, तो इससे कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है। हमारी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो भी महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ी देर ही पहले की ये बात है कि जो प्याज का रेट था वो 100 से भी ऊपर चला गया था, और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उसमें तो इन्फ्लेशन का कोई तोड़ अभी हमें मिला ही नहीं है, और वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं, सब्जियां ले लो, मिल्क ले लो, कुछ भी ऐसा ले लो, तो उनका जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जो जनरल लेवल प्राइस का जो बढ़ता है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये आरबीआई की अथॉरिटी भी है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। तो वो कैसे काम करता है इसके अंडर, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो आरबीआई के अंडर दोस्तों एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही काम होता है कि वो इन्फ्लेशन के रिलेटेड सारे डिसीजंस हमारे देश में लेती है। तो यहाँ पर जो चीज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो 5 साल का एक टारगेट फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था 2016 में। तो 2016 में सबसे पहले 5 साल का टारगेट बनाया गया था, और वो टारगेट था 4%, कि हमने अपनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन को 4% मेंटेन करना है। और उसमें एक लिमिट बनाई जाती है +2 और -2 की। जैसे आप यहाँ इस फिगर में देखेंगे तो 4% हमें मेंटेन करना है, लेकिन अगर 2% ज़्यादा हो जाता है, 6% तक चला जाता है, तो वो भी एक टॉलरेंस रेंज मानी जाती है। और अगर 2% कम भी हो जाता है तो वो भी एक टॉलरेंस रेंज ही मानी जाती है। तो जब तक इस टॉलरेंस रेंज के अंदर इन्फ्लेशन रहती है हम उसको ज़्यादा इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करते, हम उसको एक टॉलरेबल लेवल समझते हैं। लेकिन अगर इससे बाद में इससे बाहर जाती है तो हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो 2016 से 2021 तक जो हमारा टारगेट था वो हमने ये बनाया था, और उसके बाद भी 2021 से लेकर जो आगे का 5 साल का टारगेट है वो भी हमने सेम ही रखा है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया इस टारगेट को अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, और उससे पहले हम बात करेंगे एमपीसी कमेटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पिछली ही स्लाइड में कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं। तो कंज्यूमर वर्ड से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि हम यहाँ पर उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। तो हम इन्फ्लेशन को या तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मेजर करते हैं या होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मेजर करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर मैं आपको पहले वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फूड एंड बेवरेजेस। तो इसका जो रेशो है पूरे कंज्यूमर प्राइस में, तो यहाँ पर एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाई जाती है, फिर हम उसके बेसिस पे देखते हैं कि उस बास्केट ऑफ गुड्स में कितना इंक्रीज आया है। तो सबसे पहले हमारे पास फूड आइटम्स आती हैं, फिर हाउसिंग आता है, अपैरल आता है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, मेडिकल, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारा उसका एक पाई चार्ट बन जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये जो ब्लू पोर्शन है ये सबसे ज्यादा पार्ट में है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउसिंग को। तो अब हम बात करते हैं एमपीसी कमेटी के बारे में। तो एमपीसी कमेटी 2016 में ही बनी थी। ये आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर काम करती है। तो इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। तो 6 मेंबर में से 3 मेंबर तो आरबीआई के बंदे होते हैं और 3 मेंबर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 3 जो आरबीआई मेंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी वो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर होते हैं, वो चेयरमैन ऑफ द कमेटी की तरह काम करते हैं, वो होते हैं हमारे आरबीआई गवर्नर। तो अगर हमारे प्रेजेंट में जैसे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, तो जब ये चेंज हो जाएंगे तो उनके बाद जो गवर्नर आएंगे वो डायरेक्टली एमपीसी कमेटी के चेयरपर्सन भी बन जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए शक्तिकांता दास जी इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एट प्रेजेंट। तो अगला हमारे पास जो मेंबर आता है आरबीआई से वो आता है डिप्टी गवर्नर। तो यहाँ पर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर यहाँ पर काम कर रहे हैं एमपीसी कमेटी के अंदर वो हैं
MD पात्रा जी, एंड ही इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो है इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके अलावा जो एक बंदा RBI से और आता है इस कमेटी के अंदर, वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं राजीव रंजन। तो इन तीनों को आप वैसे भी पहचानते होंगे, न्यूज़ में आप इनको देखते रहते होंगे, शक्तिकांता दास जी, MD पात्रा जी एंड राजीव रंजन जी। अब हम बात करते हैं 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स की जो इस कमेटी में काम करते हैं, लेकिन वो RBI से लिंक्ड नहीं होते, उनको गवर्नमेंट चूज करती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आती है आशिमा गोयल। तो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसमें भी ये एज एडवाइजर काम करती हैं, एंड ऑल्सो शी इज अ प्रोफेसर एट द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च। जो हमारे नेक्स्ट मेंबर हैं वो है शशांका भिड़े। ही इज अ सीनियर एडवाइजर एट द नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इनका बैकग्राउंड देखा जाता है तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्होंने अपने फील्ड में बहुत एक्सप्लोर किया है, इनको बहुत नॉलेज है, ये हमारे देश की MPC पॉलिसी को क्रिएट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वी हैज जयंत वर्मा। ही इज अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो IMM अहमदाबाद में ये एज प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे 6 मेंबर की MPC कमेटी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 5 साल के लिए एक टारगेट सेट करते हैं, तो हमारा अब का जो टारगेट है वो 4% है, जिसमें +2 और -2 हमारी टॉलरेंस रेंज है। तो अगर बाय चांस वो टारगेट मीट करने में MPC पॉलिसी या RBI फुलफिल नहीं कर पाता उस टारगेट तो फिर क्या होता है? तो फिर MPC को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है RBI के लिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसकी क्या रीजन है। तो यहाँ हम उस रिपोर्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, हम यहाँ क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए हमारा इन्फ्लेशन टारगेट मीट नहीं हो रहा है, अगर हम टॉलरेंस रेंज से बाहर चल रहे हैं, तो MPC कमेटी को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें वो RBI को बताती हैं कि इस फेलियर का रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये मेंशन करेंगी कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। फिर वो बात करती हैं रेमेडियल एक्शंस के बारे में कि हम ऐसा कर क्या सकते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकें। एंड एट लास्ट फिर वो बात करती हैं एस्टिमेट ऑफ द पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव। फिर वो ये बताती हैं रिपोर्ट में कि कौन से टाइम पीरियड में कितने वक्त तक वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज लाएंगे जिससे वो इन्फ्लेशन टारगेट अचीव हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या सीन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि IMF ने फोरकास्ट क्या किया था हमारे देश के लिए। तो यहाँ आप देखिए ये जो येलो पार्ट है ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पिछले साल का जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट फोरकास्ट हुआ था वो 5.5 था, इस साल वो 6.1 है और अगले साल वो कम होके 4.8 रह जाएगा। तो यहाँ हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम अब तक की बात कर रहे हैं नवंबर के महीने तक का, जो हमारे पास सितंबर अक्टूबर तक का जो डाटा आया है हम उसको यहाँ पे देख रहे हैं। तो सितंबर तक हमारी इन्फ्लेशन 7.41 तक चलेगी। यहाँ पे हम CPI की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो हमारी टॉलरेंस रेंज का मैक्सिमम लिमिट है 6% और हम चल रहे हैं 7.41 पे, विच मीन्स हम अपनी टॉलरेंस रेंज से बाहर चल रहे हैं। तो अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में चेंज आया है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में और कितना चेंज आया है जिसकी वजह से हमें ये टॉलरेंस रेंज के बाहर की इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर जो फूड आइटम्स हैं हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में हमें सितंबर महीने में पिछले महीने से 18.5% का इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट वी हैव स्पाइसेस जिनमें हमें 16.8% का इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट वी हैव सीरियल जिसमें 11% का है, मिल्क प्रोडक्ट 7.13 और फ्रूट्स में हमें 5 के अराउंड का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8.60% का इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले महीने में 7.62 इन्फ्लेशन थी। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो इन्फ्लेशन का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उन सब के रेट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
तो ये तो अगर आप मार्केट में भी जाएंगे और वहाँ से भी अगर आप इन चीज़ों को खरीद रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है इस मूवमेंट पे। आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर ही क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड हाउसिंग के बारे में। हाउसिंग जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा सेक्टर है, तो हाउसिंग में जो चेंज आया है वो 4.57 का है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है तो इससे इतने चेंज से भी बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड अगर हम क्लोथिंग एंड फुटवेयर की बात करें तो उसमें 10.17 का हमें चेंज देखने को मिला है। जो ओवरऑल चेंज है वो इस सेक्टर में आ जाता है हमारे पास 10.39% का, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो दोस्तों 3 नवंबर 2022 को एक स्पेशल एमपीसी मीटिंग हुई है। एक तो वो मीटिंग होती है जो इनको परमानेंटली करनी पड़ती है, तो यहाँ पर एक ऑफ साइकिल मीटिंग हुई है, मतलब उन्होंने इमरजेंसी एक मीटिंग शेड्यूल करी और उसमें सभी मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी 3 क्वार्टर से ज़्यादा इन्फ्लेशन टारगेट से बाहर चलती है तो उनको रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो उसी रिपोर्ट को बनाने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग हुई है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो एक बड़ा मुद्दा अब बन गया है। तो इसके जो रीजंस हैं उन रीजंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो वर्ल्ड लेवल पर ही हो रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको पता है कि बहुत वक्त से इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और उसकी वजह से ही मेजरली ये चीज़ों में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उससे भी हमारी इकोनॉमी पर और वर्ल्ड इकोनॉमी ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इंडिया क्योंकि एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, हम हमारी इकोनॉमी को इम्यून नहीं बना सकते उन चीज़ों से, हमें भी उन चीज़ों का उनके साथ ही सामना करना पड़ेगा। तो एमपीसी मीटिंग में जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिकली नहीं निकाली जाती, लेकिन हमें इससे ये ज़रूर पता चल गया कि हमारे देश में भी इन्फ्लेशन एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती जा रही है। तो मई 2021 में ही हमारे एमपीसी पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उसको हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं। तो रेट बढ़ाने से ये मतलब है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे देश में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मई से लेकर अब हम नवंबर में एंटर कर गए हैं, अक्टूबर तक अभी तक हमें उसके कोई पॉजिटिव उतने इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। हम अब तक भी उस रेट के चेंज के बावजूद हम उसको अपनी कंट्रोल लिमिट में, अपनी टॉलरेंस लिमिट में इन्फ्लेशन को लेकर नहीं आ पाए हैं अब तक। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट जो रेपो रेट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है सितंबर में। तो 30 सितंबर को एमपीसी मीटिंग हुई थी जिसमें 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है और अब हमारा रेपो रेट जो है वो 5.90% पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस साल में जब से हमारा ये फिस्कल ईयर शुरू हुआ है हम 190 बेसिस पॉइंट्स तक हमारा रेट इंक्रीज कर चुके हैं। तो बहुत वक्त से हमें इस चीज़ का इंडिकेशन मिल गया था कि आने वाले महीनों में, इस साल के इस फिस्कल ईयर में हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। तो हमने अपनी जो फिस्कल टाइटिंग है वो तभी शुरू कर दी थी, लेकिन हमें उसके ज़्यादा इफेक्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो ये तो हमने बात करी हमारे देश के बारे में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हम कोई अच्छी पिक्चर पेंट नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश की हालत बहुत अच्छी है। इन्फ्लेशन का सामना तो हम भी कर रहे हैं, हम भी अपनी टॉलरेंस रेंज से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर कितनी इन्फ्लेशन चल रही है तो आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ कंट्रीज इतनी ज़्यादा लेवल पर इन्फ्लेशन फेस कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त वो कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है अगस्त 2022 का। तो सबसे पहले हमारे पास देश है जिम्बाब्वे जो फेस कर रहा है 285% की इन्फ्लेशन। जी बिल्कुल आपने सही सुना, 285% की इन्फ्लेशन, जो हमारे देश में 7.9% है और हम उसके लिए भी कंसर्न्ड हैं। तो आप इमेजिन कीजिए वहाँ की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन होगी इस वक्त। उसके बाद आता है लेबनान जिसमें है 168%। तो लेबनान तो ऑलरेडी एक वॉर हिट कंट्री है, वहाँ पर रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो उनकी इकोनॉमी में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट वी हैव सीरिया विच इज़ अगेन अ वॉर हिट नेशन, तो वहाँ पे 139% की इन्फ्लेशन चल रही है। देन वी हैव सुडान विच इज़ एट 125% एंड देन वी हैव वेनेजुएला 114%। तो इन सभी कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन है वो 100% से भी ज़्यादा चल रही है। तो क्योंकि इंडिया एक जैसे एशियन कंट्री है, तो हम अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में सबसे ऊपर हमारे पास आता है श्रीलंका, जिसमें इन्फ्लेशन चल रही है 64.3%। तो श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन और उनके रिसेशन से
उनके इकोनॉमिक सिनेरियो से हम सब वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि वहाँ पर उनकी इकोनॉमी ने कितना बड़ा रिसेशन फेस किया है। इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत हेल्प करने की कोशिश करी मॉनेटरी टर्म्स में हर तरह से, लेकिन वहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये सभी कंट्रीज़ की जो इन्फ्लेशन है वो 100% से नीचे है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल रेंजेस में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईरान के बारे में, जहाँ पर 52.5% इन्फ्लेशन चल रही है। अगर बात करें पाकिस्तान की या नेबरिंग कंट्री, तो वहाँ पे 27.2%, और अभी फ्लड्स की आने की वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का भी लगा है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यांमार, जिसमें चल रही है 17.7% की इन्फ्लेशन, एंड एट लास्ट वी हैव कजाकिस्तान, जहाँ पर 16.1% की इन्फ्लेशन चल रही है। तो इंडिया इनसे अभी काफ़ी पीछे है, हम अभी 7.9 ऑलमोस्ट 8 के आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर होलसेल प्राइस की बात करें तो वो भी हमारा कम होके 10% के आसपास आ गया है। अब और कुछ कंट्रीज़ की भी हम बात कर लेते हैं। यूएसए जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और जिसकी इकोनॉमिक चेंजेस आने से, उनकी इकोनॉमी में चेंजेस आने से बाकी सभी लोगों को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पर भी 8.3% इन्फ्लेशन है, जो हमारे देश से तो थोड़ी ज़्यादा ही है। देन वी हैव ब्राज़ील, वहाँ पे 8.7%, जमाइका 10.2%, एंड वी हैव पैराग्वे एट 10.5%। तो डबल डिजिट में दोस्तों जब इन्फ्लेशन आ जाती है, तो ब्रिटेन में भी जो सिचुएशन है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन की ही चल रही है। तो वहाँ पर हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं, हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके लिए कंसर्न बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन के इन्फ्लेशन सिनेरियो ने तो उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी ख़राब करके रख दिया है। उनके देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़राब हो गई है। उनके देश में अब तीसरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है। वहाँ पर जो उनकी क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, उनकी भी डेथ हो गई है। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही अनस्टेबल वहाँ पर होती दिख रही है। तो वर्ल्ड लेवल पर हर इकोनॉमी अपने लेवल पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो इन्फ्लेशन को किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर पाएँ। यूएस की अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो सभी की सारी डेवलप कंट्रीज़ इसी दौड़ में है कि वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। तो दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर तो जो मैंने आपको अभी एक पिक्चर दिखाई है सभी कंट्रीज़ की, तो उससे आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि वर्ल्ड लेवल पे रिसेशन आना इनएविटेबल है, वो पक्का ही आएगा। और सभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका प्रेडिक्शन भी यही कहता है कि यूरोपियन कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी कंट्रीज़ में रिसेशन आएगा। लेकिन अब तक इंडिया को उनकी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट ऑन द डार्क हॉरिजॉन, अभी तक भी इंडिया उसी कैटेगरी में आता है। तो अभी आने वाले महीनों में देखना हमें ये होगा कि क्या हम इस महंगाई की मार से बच पाएंगे, या ये हमें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे करंट अफेयर्स के साथ। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.